तो बच्चे हमने आज डिस्कस करना है थर्ड कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन विच इज नाइट्रिक एसिड। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज HNO3। ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, तो बाकी सब के साथ हमने डील नहीं करना है। फॉस्फोरस के कंपाउंड नोट्स में है, लेकिन वहां से स्किप कर देना, रीड आउट मत करना। ठीक है, सिर्फ नाइट्रोजन के कंपाउंड प्रिपेयर कर लेना। ओके, तो अब नाइट्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आ जाती है स्ट्रक्चर की। नाइट्रोजन है, उसके अराउंड 3 ऑक्सीजन है, एक H है। ठीक है, तो एक तो सिंगल बॉन्ड आएगी, एक तरफ डबल बॉन्ड आएगी और एक तरफ क्या आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगी। ठीक है, दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं बच्चे इसकी प्रेपरेशन की कि नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर कैसे करना है। वैसे तो छोटे मोटे बहुत सारे मेथड्स हैं, है ना। जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके प्रिपेयर कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को किसी नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर देना। ठीक है, नाइट्रेट क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड बना देगा HNO3 और बाकी का जो है अदर आयनिक आपका सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने मेथड याद कौन सा रखना है, वो है आपका ओस्टवाल्ड प्रोसेस विच इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगेन क्योंकि नेमिंग प्रोसेस है तो ये आपको डालने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस के कुछ मेथड्स हैं स्टेप वाइज। तो स्टेप वाइज आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि लाइक 2 मार्क में कि सारे स्टेप्स लिख दो कि हाउ नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड। तो सबसे जो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आएगा वो ये है कि सबसे पहले अमोनिया की ऑक्सीडेशन करी जाती है। अमोनिया, ठीक है, अमोनिया की ऑक्सीडेशन कर देनी है, राइट। साथ ही मैं इसका बैलेंस्ड का लिख रही हूँ। ठीक है, तो अदरवाइज आप सिंपली लिख सकते हो कि जो अमोनिया है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो फर्स्ट स्टेप में आपने अमोनिया की ऑक्सीडेशन करके क्या बना देना है, नाइट्रिक ऑक्साइड। सेकेंड स्टेप में आपने नाइट्रिक ऑक्साइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करनी है और आपने बना देना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर? और थर्ड स्टेप पे क्या करना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की डाइल्यूशन करनी है, वाटर ऐड करना है और इन्होंने मिलके बना देना है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, साथ में कुछ इम्प्योरिटीज भी रह जाती हैं। क्लियर? तो उसको रिसाइकल फर्दर कर लिया जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द ओस्टवाल्ड प्रोसेस बाय विच द नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड। और आपने यही मेथड याद रखना है। फर्स्ट स्टेप में अमोनिया के ऑक्सीडेशन, सेकेंड में जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन और थर्ड हमने वाटर ऐड करके उसकी हाइड्रोलिसिस कर देनी है। क्लियर? तो ये तो था कि प्रेपरेशन कैसे करनी है, राइट। और वैसे आपको पता है नाइट्रिक एसिड एसिड है तो लिटिल बिट नाइट्रोजन फैमिली से है तो पंजेंट स्मेल तो होगी इसकी, है ना। और वैसे ये कलरलेस है, लेकिन इन केस अगर इसका कोई येलो वगैरह कलर आ रहा हो तो उसके पीछे रीजन यही होता है कि कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं। जैसे अगर थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज नाइट्रिक एसिड की रह गई, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड की रह गई तो येलो कलर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका नाइट्रिक एसिड का। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें इनकी प्रॉपर्टीज की, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी शो करते हैं, तो इसकी रिएक्शंस कैसी हो सकती हैं। सबसे पहले बच्चे आपको पता है कि क्योंकि ये एसिड है तो किसी ना किसी बेस के साथ डेफिनेटली रिएक्ट जो है ये कर सकता है। तो जैसे HNO3 है, अगर ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी ना। तो इसका मतलब एज ए एसिड, एज एन एसिड ये क्या कर सकता है, बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली अगर वाटर में भी इसको डिसॉल्व करेंगे तो वाटर एज ए बेस एक्ट करेगा, ये अपना H पॉजिटिव आयन वाटर को दे देता है तो नाइट्रेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। क्लियर? तो एज एन एसिड जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो तो हैं ही। क्लियर? उसके बाद में बच्चे ये डीकम्पोज कर जाता है। अगर हम नाइट्रिक एसिड को हीट करते हैं ना तो नाइट्रिक एसिड हीट करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा, एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर तो बनेगा और ऑक्सीजन रिलीज होगी। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि अपॉन हीटिंग ये डीकम्पोज करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है। क्लियर? तो ये हो गया डीकम्पोजिशन का। और मेन आएगा इसका नेचर ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मेन उसी की रिएक्शन जो है वो बनती है और वही मतलब फोकस करने लायक है।
एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है कि HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव क्यों करता है, ठीक है, तो क्या रीजन लिखोगे, व्हाट इज द रीजन? व्हाई HNO3 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बताएगा कोई? बच्चे देखो, HNO3 आपसे पूछा जाता ना जब, इसका चार्ज देखना है, -2 +1, नाइट्रोजन का चार्ज कौन सा आ रहा है, +5, ठीक है, +5 यानी कि मैक्सिमम चार्ज है ये, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इससे ज्यादा तो और पॉसिबल है नहीं ना, यही है मैक्सिमम है, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि नाइट्रोजन +5 से किसी और हायर स्टेट में जा सकता है? बिल्कुल नहीं, कम में जा सकता है, +5 से लेके -3 तक जा सकता है ना। तो इट मीन्स इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिर्फ डिक्रीज हो सकती है, इंक्रीज नहीं हो सकती, क्लियर। और अगर ये खुद की ऑक्सीडेशन को कम करेगा, इसका मतलब खुद की क्या करवाएगा, रिडक्शन, और किसी और को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर डियर? यस और नो? सो चुके हो? एम आई ऑडिबल? और कई बार ना आपको कंपैरिजन में क्वेश्चन करा जाता है, लाइक HNO3 और HNO2 में, ठीक है। HNO3 एक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन HNO2 एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब क्या रीजन लिख सकते हो आप? यहाँ पे नाइट्रोजन की स्टेट कौन सी है, +5, और यहाँ पे कौन सी है, +3। यहाँ पे +5 से वो सिर्फ अपने आप को रिड्यूस ही कर सकता है, लेकिन +3 से नाइट्रोजन +5 तक भी जा सकता है और -3 तक भी जा सकता है, यानी कि इटसेल्फ ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है, दैट्स व्हाई एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया फर्स्ट चीज, ठीक है। तो ये तो था बच्चे कि कैसे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क कर सकता है। अब अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा तो बाकियों की ऑक्सीडेशन करवाएगा, और उस ऑक्सीडेशन के लिए आपसे रिएक्शन लिखने के लिए बोल देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो H2S2 सल्फर, ठीक है, बाय HNO3। HNO3 कैसे H2S को सल्फर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसके लिए आपने स्टेप वाइज 2 रिएक्शंस लिखनी है। सबसे पहले कि जो आपका HNO3 है वो डिकम्पोज करके, सॉरी, रिड्यूस होके क्या बनाएगा, NO2 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, मैंने बैलेंसिंग नहीं करी है, सिंपली लिखा है, ठीक है, प्लस, क्योंकि ये क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है डिकम्पोज होने के बाद या रिड्यूस करने के बाद, ठीक है। इसी ऑक्सीजन को कौन पिक करेगा, H2S। तो H2S इस सेम ऑक्सीजन को पिक करके क्या करेगा, बनाना क्या है, सल्फर, एक तो सल्फर बना देना पहले से ही, प्लस अगर सल्फर निकल गया तो बाकी क्या प्रोडक्ट बनेगा, वाटर। तो इसका मतलब ये रही आपकी रिएक्शंस। अब आपने इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड इस अकॉर्डिंग करना है कि ऑक्सीजन कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंसिंग देख लेते हैं। अगर हम इसको बैलेंस करें तो रिएक्शन कुछ हमारा एक ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और H2S में भी एक ही ऑक्सीजन है, सिंपली ऐड कर दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल, बाकी सारा ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां से क्या क्लियर हो जाएगा, ये फुल रिएक्शन आपका आ जाएगा कि कैसे नाइट्रिक एसिड H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज करता है। इज इट क्लियर? तो सिर्फ HNO3 का रिएक्शन पता होना चाहिए और दूसरा खुद आपने बनाने की कोशिश करनी है। एक बार मैंने नोट्स में वैसे सारी रिएक्शंस दी हैं, ट्राई कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली जैसे मान लो फॉस्फोरस को फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, तो कैसे करेगा, तब आप क्या लिखते हैं ना, पहली रिएक्शन तो HNO3 की ही लिखनी है, मैं एज इट इज मैं लिख रही हूँ ऊपर देख के, फर्स्ट रिएक्शन यही आएगा। सेकंड क्या आएगा, फॉस्फोरस से फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। आपको पता है फॉस्फोरस से फॉस्फोरिक एसिड कैसे बनता है, पहले फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, तो क्या बनेगा, फॉस्फोरस का ऑक्साइड बन जाएगा। फिर जब हम उसी ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे
तो क्या बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। तो आपने खुद से ऐसे रिएक्शन लिख ली। आप 2 स्टेप में भी ये रिएक्शन लिख सकते थे, मैंने एक ही स्टेप में लिखी है। एक ये लिख सकते थे फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्साइड, उसके बाद में ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करके एसिड, और एक मैंने एक ही स्टेप में सारा लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद में जो भी बैलेंसिंग का आएगा आप कर लेना, और उसके बाद में दोनों इक्वेशंस को क्या कर देना, हमने ऐड इस अकॉर्डिंग करना है कि ऑक्सीजन आपके कैंसिल आउट हो जाए। क्लियर। तो ऐसी कुछ रिएक्शंस पूछ सकते हैं कि कैसे ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो आपको रिएक्शन वहां पे मेंशन करना पड़ता है। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट। ठीक है, तो अगर आप इन चीजों को याद रखोगे तो डेफिनेटली इजी होगा, क्योंकि सिर्फ एक नहीं है। आप जब ऑक्सीजन फैमिली करोगे वहां पे पता चलेगा कि वहां पे भी सेम रिएक्शंस रिपीट हो रही हैं। ठीक है, सिर्फ नाइट्रिक एसिड की जगह पे कुछ और दे देंगे, कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो रेपिटेशन में आएंगी। ठीक है, अब रही बात बेटा मेटल्स की, तो अगर मेटल्स के केस में आ जाता है ना नाइट्रिक एसिड का, तो मेटल्स का 2 सिचुएशन में करना। एक मेटल्स जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती हैं, ठीक है, और जो नहीं रिप्लेस कर सकती हैं, दोनों का अलग अलग आएगा। ठीक है, अब देखो जो मेटल तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती हैं, जैसे मैं सबसे पहले एग्जांपल लेती हूँ जिंक का। ठीक है, तो जिंक के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, जिंक सीधा नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, जिंक नाइट्रेट बनाएगा, है ना। साथ में हाइड्रोजन रिलीज करेगा, कितने हाइड्रोजन रिलीज होंगे, 2। ठीक है, 2 हाइड्रोजन रिलीज किए। अब क्या करेगा, जो नाइट्रिक एसिड है वो इन्हीं हाइड्रोजन्स को पिक करके अपनी रिडक्शन करवा लेगा। ठीक है, रिडक्शन का प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, NO2 एंड H2O। क्लियर हो गया। जो मेटल नाइट्रिक एसिड को रिप्लेस कर सकती है उनकी रिएक्शंस ऐसी होनी है, मेटल पहले नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, अपना सॉल्ट बनाएगी, हाइड्रोजन रिलीज करेगी, उन्हीं हाइड्रोजन को नाइट्रिक एसिड पिक करेगा, जैसे ही उसमें हाइड्रोजन ऐड होगा उसकी रिडक्शन हो जाएगी, वो NO2 बना लेगा साथ में ऑक्सीजन। उसके बाद में दोनों इक्वेशंस को कर देना ऐड इस अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि ये जो है आपका कैंसिल हो जाए। ठीक है, यहाँ पे बेटा एक ही हाइड्रोजन आएगा, इस रिएक्शन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो गया क्लियर। ठीक है, लेकिन अगर आपसे आ जाता है कुछ ऐसी मेटल के साथ रिएक्शन जो मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाती है, फॉर एग्जांपल कॉपर, अगर सपोज आपको पूछ लें कॉपर का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन, तो ये डायरेक्टली तो नहीं होगा। ठीक है, अगर डायरेक्टली नहीं होगा तो ये कॉपर को कैसे ऑक्सीडाइज करता है, सो देयर इज अनदर वे। ठीक है, इसके केस में आप क्या लिखोगे, डायरेक्टली रिप्लेस नहीं हो सकता ना, पहले नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन लिखना, नाइट्रिक एसिड डीकम्पोज करेगा, ये प्रोडक्ट आएगा। उसके बाद में इसी ऑक्सीजन को कौन पिक करेगा, कॉपर। कॉपर इसी ऑक्सीजन को पिक करके क्या बनाएगा, अपना कॉपर ऑक्साइड। और वही कॉपर ऑक्साइड क्योंकि बेसिक होता है तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। और जब कोई बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनेगा। ठीक है, साथ में क्या बनेगा, वाटर। एंड देन आप तीनों इक्वेशंस को कर देना ऐड। ठीक है, ऐड ऐसे करना है, ये कैंसिल करने हैं और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हैं वो भी हटाने हैं, बस बाकी ऐड कर देना है। होप इट इज क्लियर कि कैसे रिएक्शन हो सकता है, कैसे आपने लिखना है इन केस आपको पूछ लिया जाए एग्जाम में, यस और नो। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड की वैरायटी ऑफ रिएक्शंस हैं, तो वैसे तो मैंने नोट्स में सारी दी हुई हैं, तो वहां से एक बार देख लेना। और नाइट्रिक एसिड को एक रिंग टेस्ट में भी यूज किया जाता है लैब में, आपका 12th लेवल पे ही वो प्रैक्टिकल था, तो चलो अभी तो हम कर नहीं रहे हैं, अदरवाइज अभी तक आपने कर लिया होना था। ठीक है, बाकी फॉस्फोरस के कंपाउंड सारे आपने स्किप करने हैं, वो कोई नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चे ऑक्सीजन फैमिली की। तो ऑक्सीजन फैमिली जैसे मैंने नाइट्रोजन फैमिली कराई है एज इट इज वही आएगी, तो हम फटाफट से इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप कौन सा है, इट इज ग्रुप नंबर 16। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चा इस ग्रुप की, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बताइए। Exactly. The configuration is NS2, NP,
4। ठीक है, सबकी कॉन्फ़िगरेशन यही है NH2NP4। एलिमेंट्स मैंने लिख दिए हैं इस ग्रुप में कौन से आ रहे हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सबका यही है। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं साइजेस। आपको पता है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज आएगी। ठीक है, उसके बाद में हाँ एक एक्सेप्शनल केस यहाँ पे हो सकता है कि ग्रुप 15 और 16 में से हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है? अब आप सोचोगे कि ग्रुप 15 पहले आता है, ग्रुप 16 बाद में आता है, तो ग्रुप 16 वालों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? हायर होनी चाहिए। लेकिन हायर किसकी होती है? ग्रुप 15 की। रीजन? Exactly. The configuration is half filled, which is extremely stable. So that's why. ठीक है, तो anomalous behavior हो गया ना ये। उसके बाद में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का हो गया। देन आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वैसे तो नॉर्मल ऑर्डर है, सिर्फ ऑक्सीजन और सल्फर का थोड़ा सा डिफरेंट है। याद है +1 में करा था। ऑक्सीजन स्मॉल इन साइज है ना? सल्फर लार्ज इन साइज है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी? कौन इजीली इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी? ऑक्सीजन और यस, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, सल्फर का साइज क्या है? थोड़ा लार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन कौन इजीली गेन करेगा? ऑक्सीजन। तो ऑर्डर ये होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, बट इट इज इनकरेक्ट। सल्फर की ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। एनोमलस बिहेवियर हो गया। रीजन ये है कि ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बड़े टाइटली प्रेजेंट हैं, एडजस्टेड हैं, तो उनमें ऑलरेडी रिपल्शन चल रही हैं। ऊपर से अगर बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, रिपल्शन और ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से आप क्या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को एंटर करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेकिन सल्फर का अप्रोप्रिएट साइज है, ना बहुत लार्ज है ना बहुत स्मॉल है, सो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की। तो इसीलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? यस और नो? अब ऑक्सीजन आपका O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो सल्फर है वो आपका वो S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपने ये भी कर रखा है ना बहुत टाइम। ऑक्सीजन की O2 फॉर्म होती है, सल्फर की S8 फॉर्म होती है। नाउ व्हाई दिस इज सो? मैंने कल रीजन बताया। हु विल आंसर? मैंने कल बताया अभी। सिमरनजीत है यहाँ पे? नो। प्रबलीन? बेटा व्हाट इज द आंसर? ओके, तो बेटा ऑक्सीजन का साइज स्मॉल होता है, जिसकी वजह से वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्डिंग कर लेते हैं, पी पाई बॉन्डिंग, और वो स्टेबलाइज हो जाता है। लेकिन सल्फर का साइज लार्ज होता है, जिसकी वजह से वो दूसरे सल्फर के साथ सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और किसी दूसरे सल्फर के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, पी पाई बॉन्डिंग नहीं कर पाता ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। तो इसी तरह करते करते 8 जो सल्फर्स हैं वो आपस में एडजस्ट होके S8 मॉलिक्यूल बना देते हैं। क्लियर? रिएक्टिव ज्यादा कौन होगा? S8 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की पाई बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है। लेकिन ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सल्फर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बाय साइज लार्ज है, वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा हैं, तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ऑक्सीजन साइज स्मॉल, वंडरवॉल फोर्सेस आर वेरी वीक, सो गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने नाइट्रोजन फैमिली का करवाया हुआ है वीडियो सारी, वो भी अपलोड करी हुई है, तो ऑक्सीजन का कंपैरिजन में उसके साथ करो। जी जी जी। होते हैं तो मेटालिक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, बट ऑक्सीजन में नहीं होते तो वो नहीं फॉर्म करते मेटालिक नहीं बॉन्ड। बेटा, मेटेलिक बॉन्ड आएगी नहीं, दीज आर नॉन मेटल्स।
ओके। अब अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ठीक है, तो सबकी कॉन्फ़िगरेशन जरा देखो ध्यान से कैसी है। लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये लोग +4 स्टेट भी शो कर सकते हैं, है ना? अगर इनके s वाले इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर जाएं तो +6 स्टेट शो कर सकते हैं। इसके अलावा सबके सब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, है ना, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं, यानी -2 स्टेट भी शो कर सकते हैं। ऑक्सीजन भी -2 करेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन ऑक्सीजन +4 +6 स्टेट नहीं शो करता है। रीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से इतनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट है, क्लियर। लेकिन -2 शो कर देता है और बाकी सब में -2 शो करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन पॉजिटिव स्टेट शो करता है, +1 और +2 शो करता है। कब करता है? जब उसका कंपाउंड किसके साथ बने? फ्लोरीन के साथ। सिर्फ फ्लोरीन के साथ उसका कंपाउंड बनेगा तभी वो +2 स्टेट शो कर सकता है, +1 कर सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन दूं, OF6 एंड SF6, SF6 एग्जिस्ट करता है लेकिन OF6 एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। वाई? क्या रीजन हो सकता है? सल्फर 6 बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता। एग्जैक्टली आप रीजन क्या लिखोगे? d ऑर्बिटल नहीं है ऑक्सीजन के पास, वो इतनी बॉन्ड्स नहीं बना सकता, मैक्सिमम 2 बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई OF6 एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे NaCl3 एग्जिस्ट करता है, 5 नहीं करता, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे OF2 होगा, O2F2 बना सकता है ना? तो इनमें फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होती है और ऑक्सीजन की क्या होती है? पॉजिटिव होती है, क्लियर। सिर्फ यही दो कंपाउंड्स हैं फ्लोरीन के साथ इसके जिसमें ये पॉजिटिव स्टेट शो करता है, अदरवाइज ऑक्सीजन विल ऑलवेज शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और जैसे ही हम डाउन द ग्रुप आते हैं, +4 स्टेबल जो है वो मोर स्टेबल होती जाएगी। इसके पीछे क्या रीजन है? डाउन द ग्रुप आते टाइम +6 कम स्टेबल होता जाता है, +4 ज्यादा स्टेबल होता है। क्या रीजन बताया था नाइट्रोजन फैमिली में? Exactly. This is due to inert pair effect. As we move down the group, the lower oxidation state becomes more stable. ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, ये तो आपको ऑक्सीजन में डाल दिया तो आपने आंसर कर दिया। सपोज आपको ये पूछ लें, SF6 एग्जिस्ट करता है लेकिन Cl6 एग्जिस्ट नहीं करता, अब क्या रीजन हो सकता है? अब तो दोनों सल्फर हैं, अब d ऑर्बिटल वाला मत बोल देना। जी, क्या रीजन हो सकता है? मैंने क्या बोला था, जब भी दो चीजों को कंपैरिजन में पूछा जाए तो पहले उनको कंपेयर तो करो, डिफरेंस कहाँ पे है। इसके साथ फ्लोरीन है, इसके साथ क्लोरीन है, साइज का डिफरेंस हो सकता है, यस और नो? यस मैम। ठीक है, क्लोरीन का साइज बहुत लार्ज है, सल्फर के साथ बॉन्ड वीक बनेगी, तो सल्फर इतना छोटा है कि वो अपने अराउंड 6 क्लोरीन्स को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। सो दिस कैन बी द प्रॉब्लम, क्लियर। अब ये बताओ फिर, ये एग्जिस्ट करता है, ये नहीं करता है, अब क्या रीजन लिखोगे? अब साइज का नहीं लिख सकते हो, फ्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों का साइज क्या है? स्मॉल है ना, स्मॉल साइज। अब इनकी नेचर पे फोकस करो। फ्लोरीन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो किसी को बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो सल्फर को +6 स्टेट तक ऑक्सीडाइज करने के लिए फ्लोरीन कैपेबल है।
लेकिन हाइड्रोजन इतना कैपेबल नहीं है कि वो सल्फर को +6 स्टेट तक ला सके। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आ गया बेटा या नहीं आया? यस ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में अगर हम इनकी बचे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले कौन आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएंगी रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब ये लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं वाटर, H2S, H2SC, H2TE, H2PO एटसेट्रा। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड्स। क्लियर? अब इन हाइड्राइड्स में आप मेरे को बताओ कि स्टेबल कौन है। सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी। कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? कौन ज्यादा स्टेबल होगा? नाइट्रोजन फैमिली में जो करवाया है सारा सेम आ रहा है बेटा, इसीलिए मैं फटाफट से इनको निकाल रही हूँ। H2O, दोनों के साइजेस स्मॉल हैं, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, साइजेस लार्ज होते जा रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड वीक होती जा रही है, सो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ओके ओके देन इसके बाद में हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल बताओ। ये रहा आपका ऑक्सीजन वाला कंपाउंड और ये रहा आपका सल्फर का। बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा होगा? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे। यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगी, यहाँ पे रिपल्शन कम होगी। मोर द रिपल्शन, मोर विल बी द बॉन्ड एंगल। सो जैसे ही डाउन द ग्रुप आएंगे, बॉन्ड एंगल फर्दर डिक्रीजेस। ठीक है, इसके बाद में अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें, कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है? तो बेटा एसिडिक तो वही होता है जो अपना H पॉजिटिव आयन फटाफट से रिलीज कर दे। इसकी बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है ऑक्सीजन के साथ, ये तो नहीं H अपना रिलीज करने वाला, तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड वीक होती जा रही है, फटाफट से अपना H रिलीज करते जाएंगे, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। इज इट क्लियर? डाउन द ग्रुप आते टाइम हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग है वो वीक होती जा रही है, हाइड्रोजन को रिलीज करना इजी होता जा रहा है, सो मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, एसिडिक और रिड्यूसिंग का सेम आएगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर बताना जरा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद की ऑक्सीडेशन करे। ठीक है, अब देखो जो टेलुरियम पोलोनियम है, इनकी हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है वो बहुत वीक है। जैसे मैं बता रही हूँ, ये हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, हाइड्रोजन की सल्फर के साथ बॉन्ड, ये वीक है, बॉन्ड इजीली ब्रेक कर सकती है, मतलब सल्फर का H फटाफट से निकल सकता है। अगर सल्फर का H इजीली रिमूव हो जाएगा, मतलब सल्फर की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो जैसे ही डाउन द ग्रुप आएंगे हाइड्रोजन को रिलीज करना इजी होता जाएगा और रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी आपका इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर? जस्ट लाइक एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, और अब आपका लास्ट में क्या रह गया? लास्ट में रह गया आपका इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग बॉइलिंग किस पे डिपेंड करेगा? इंटरेक्शंस पे। वाटर को छोड़ दो, बाकी सब कंसिडर कर लो। ठीक है, वाटर को छोड़ देते हैं क्योंकि वाटर एक्सेप्शनल है। वाटर में कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले को छोड़ दो, बाकी सब में देखो, बाकी सब में कौन सी इंटरेक्शंस हैं? वंडरवॉल।
है ना। इन सब में कौन सी इंटरेक्शन है, वंडरवॉल इंटरेक्शन। वंडरवॉल इंटरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, साइज पे। साइज ज्यादा होगा इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, साइज स्मॉल होगा इंटरेक्शन वीक होगी। तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप आते टाइम कॉन्टिन्यूसली मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे। ठीक है, सिर्फ आप किसको छोड़ दोगे, वाटर, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका एक्सेप्शनली सबसे हायर ही होगा मेल्टिंग बॉइलिंग। समझ गए, इज इट क्लियर? क्लियर हो गया रिपीट करना दोबारा से। बेटा, बाकी सब में वंडरवॉल इंटरेक्शंस हैं, सिर्फ सिर्फ वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग है तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग सबसे हाई चला जाएगा। बाकी सबका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी वीक होगा एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, लेकिन बाकी सबका आपस में अगर कंपैरिजन करें तो सब में वंडरवॉल फोर्सेज हैं, और स्ट्रॉन्गर वंडरवॉल फोर्सेज किसमें है, सबसे लास्ट वाले में, क्योंकि उसका साइज लार्ज है, ऊपर वाले का साइज स्मॉल है, तो वंडरवॉल फोर्सेज भी क्या होंगी, वीक होंगी। तो H2S से लेकर H2PO तक आते टाइम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन वाटर का इन सबसे काफी ज्यादा हाई है एक्सेप्शनली। क्लियर? ओके, तो हाइड्राइड्स तक आपकी ऑक्सीजन फैमिली हो गई। अब बाकी की ऑक्सीजन फैमिली का लेक्चर कल लेकर मैं इसको फिनिश कर रही हूँ। ठीक है, अब हेलोजन फैमिली का पढ़ लेना, मैं उसका हाइड्राइड्स वाला ये वो सारा नहीं करवाने वाली हूँ, बिकॉज वो एज इट इज है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, सिर्फ कंपाउंड्स का थोड़ा बहुत बता दूंगी, बाकी सब मैं कुछ नहीं डिस्कस करने वाली हूँ। सो आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें। ठीक है, क्योंकि हर बार रिपीट ही कर रही हूँ। एक मैंने वैसे इसमें भी सोचा था रिपीट नहीं करना, बट आपने करवा दिया, अब नहीं करना मैंने। ठीक है, तो प्रॉबेबली 2 लेक्चर्स। आज क्या है आपका, थर्सडे, सैटरडे खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर। ठीक है।